राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर। सो लास्ट सेक्शन के अंदर या लास्ट क्लास के अंदर जो अपन ने कैपलर्स लॉ के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, कैपलर्स लॉ के बारे में पढ़ा। कैपलर्स लॉ के साथ साथ में अपन ने जो डिस्कशन किया था वो किस चीज़ का किया, उसके ऊपर अच्छा न्यूमेरिकल्स भी अपन ने सॉल्व किए थे। दूसरी चीज़ अपन ने और भी मतलब प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सेंट्रल फोर्सेस की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया और ये भी प्रूफ किया था कि जो कैपलर्स लॉज जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्स में ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, कैपलर्स का थर्ड लॉ भी मैंने आपको क्या करवाया था, प्रूफ करवाया था। ठीक है, कि जितना भी अपने पास में सेंट्रल फोर्सेस का अपने पास में ब्यौरा है अभी तक जो अपन ने इकट्ठा किया है वो सारा सब कुछ फॉलो कर रहा था कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ पे मेनली न्यूमेरिकल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया कि मेनली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इस सेक्शन से या तो कैपलर्स लॉ से उठ के आएंगे या फिर अपन एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे अभी जो आगे आएगा, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, विकर्ण। ठीक है, रदरफोर्ड विकर्ण अपन उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो फिर वो वहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स गिने चुने ही होते हैं। बाकी जो अपने पास में कक्षाओं की जो समीकरण होगी, ऑर्बिटल इक्वेशंस जो होगी अपने पास में, उनको जब स्टडी करेंगे तो उन पे भी एक आधी न्यूमेरिकल मिल जाता है। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल मिलेंगे ना आपको वो कैपलर्स लॉ पे ही मिलेंगे। ठीक है, और कैपलर्स लॉ पे भी अपने पास में किसके ऊपर मिलते हैं, जो टी स्क्वायर होता है ना बराबर आर क्यूब, लगभग क्वेश्चन तो उधर ही मिलेंगे अपने को। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, हो सकता है फॉर्मूला मैंने ड्राइव नहीं कराया हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे अर्थ के केस में अपन ने बनाया था, अर्थ के केस में भी तो बनाया था ना अपन ने, वैसे ही अपने हो सकता है कि भाई फॉर्मूला ना ड्राइव करा, मतलब आपको यहाँ पे ना मिला हो, तो अपने को क्या करना है, दिमाग लगाना है बस। ठीक है, क्वेश्चन तो यूँ हो जाते हैं सॉल्व, क्वेश्चन करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन बोल क्या रहा है, गिवन क्या है, ठीक है, और उसको किस तरीके से अपन रख सकते हैं, बस वो चीज़ अपने को आनी चाहिए। बाकी तो आराम से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब जो आज का अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका क्या, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, गुरुत्वीय अंतक्रिया। ठीक है, इसको अन्योन्य क्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अपन अन्योन्य क्रिया भी बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखना। अन्योन्य क्रिया, ठीक है, अन्योन्य क्रिया। इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी अपने पास में, जैसे मैं खड़ा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है, और मेरे से कोई मिलने आया, तो मिलने आएगा तो हमारी बातचीत चालू हुई, कुछ भी बात हुई, तो बातचीत जब हमारी चालू हुई तो यही आपका क्या कहलाता है, इंट्रैक्शन कहलाता है। मतलब मैंने उस पर्सन से इंट्रैक्ट किया, उस पर्सन के बारे में जाना, ठीक है, उस पर्सन की खूबियों के बारे में पता लगाया, उसकी हॉबीज़ के बारे में पता लगाया, ये सारा सब कुछ क्या होता है, एक इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये इसको अपन अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि भाई मैं ही हूँ, और भी अपने पास में वस्तुएं होती हैं। ठीक है, मेनली जो इंट्रैक्शन अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं वो फोर्सेस को लेके पढ़ते हैं। ठीक है, बल के बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, अब दो बॉडीज़ हैं, अब जैसे एक बॉडी ये है मास 1 m1 मान लेता हूँ, ये बॉडी m2 मास की है, तो इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन हो रहा है क्या, ये रखी तो हैं, लेकिन इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन होता है क्या, बिल्कुल होता है। मास बॉडीज़ के बीच में जितनी भी अपने पास में ऐसे वस्तु हैं जो द्रव्यमान रखती हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, अन्योन्य क्रिया उनके बीच में जरूर होगी। बिसाइड देन दैट आपने शायद मेरे हिसाब से 11th या 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा ये चीज़, तो कि जैसे मान लो चार्जेस की बात करूँ मैं, शायद 12th क्लास का टॉपिक आता है, तो चार्जेस क्या करते हैं आप। ठीक है, चार्जेस जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक मिनट, चलो इसको तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। देखो चार्जेस जैसे मान लो हमारे पास में एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास में ना एक माइनस क्यू चार्ज को मैं लेके आया, माइनस क्यू चार्ज को इसके पास में लेके आया, तो ये क्या करेगा, एक बार बताओ, ये इंट्रैक्शन करेगा। ठीक है, कैसे इंट्रैक्शन करेगा, इसकी जो अपने पास में फील्ड लाइंस होंगी, जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो क्षेत्र अपने पास में निकलेगा यहाँ से, वो इसके साथ में क्या करेगा, कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन करेगा, अन्योन्य क्रिया होगी। और वो अन्योन्य क्रिया कैसी कहलाएगी, ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर। क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। ये तो अपन पहले भी पढ़ के आए हैं, तो ये तो कोई नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, कि ये प्लस और माइनस चार्ज क्या होंगे, अपने आपस में खींचेंगे। अगर मैं वहीं बात करूँ किसकी, जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज को ले आया और एक प्लस क्यू चार्ज को ले आया, तो इससे फोर्स फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेंगी।
देखो एक मिनट, कैसे देखो, जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज आ गया आपके पास में और एक ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो इसमें जो फोर्स फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से बाहर आएंगी। इसकी भी बाहर जाएंगी, क्योंकि देखो प्लस चार्ज क्या होता है आपका, प्लस चार्ज हमेशा फोर्स फील्ड लाइंस को क्या करता है, बाहर की तरफ छोड़ता है, ठीक है। इसमें इस तरीके से जाएंगे, तो ये अब आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को फेंकेंगे, दूर दूर फेंकेंगे, रिपल्स करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर दूर करेंगे। तो इनको कैसे पता चल रहा है कि भाई किस चार्ज को अपनी तरफ खींचना है और किस चार्ज को दूर फेंकना है? ऐसी क्या वैल्यूज हैं, ऐसी क्या इंटरेक्शन हो रही है कि इस प्लस क्यू चार्ज को पता लग गया कि ये सामने वाला चार्ज ऐसा है जो मेरे जैसा ही है और मुझे इससे दूर रहना है, ठीक है। चार्जेस जो होते हैं जो अपने जैसे होंगे ना, उनसे उनके पास में नहीं रहता। जैसे माइनस क्यू भी लेके आओगे आप पास में तो वो भी दूर हो जाएंगे, लेकिन हाँ अपोजिट होंगे तो पास में आ जाते हैं, ठीक है, अपोजिट होंगे तो पास में आ जाएंगे। लेकिन इनको पता कैसे लग रहा है कि भाई मेरे को इसके पास में जाना है या इससे दूर रहना है? तो बेटा ये जो बीच में वो चीज़ें हो रही है ना, इसी को बोला जाता है इंटरेक्शन। ये वर्ड जो होता है ना इंटरेक्शन, अनयोन्य क्रिया, इसी को कहा जाता है। लेकिन अपन डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? अपन डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? सेंट्रल फोर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन? सेंट्रल फोर्सेस के बारे में अपन क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और सेंट्रल फोर्सेस में जो अपने पास में बॉडी होगी वो कैसी होगी? मास वाली, द्रव्यमान होगा उसका, ठीक है। अब तक जो अपन ने डिस्कस किया था कैपलर्स लॉ वगैरह वगैरह, ये सारा सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उसमें मास के बारे में तो पढ़ा। अब बात ये आती है कि दो मास बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो मेरे पास में कोई M1 बॉडी है, ये M2 बॉडी है, ठीक है। एक मास M1 है और एक मास कितना है अपने पास में? M2 है। ये अपने पास में है फिलहाल। तो ये M1 मास है और जो ये M2 मास है, ये आपस में क्या करेंगे? या फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं मैं तुम्हें, इसको हटा देता हूं मैं। देखो ध्यान देना, एक मिनट। देखो, इसको पढ़ाने से पहले ये चीज समझना कि जैसे मेरे पास में ना एक मास M1 है और एक मास कितना है? M2। तो ये M1 और जो M2 होंगे, इनके बीच में भी कोई अन्योन्य क्रिया होगी क्या? बिल्कुल होगी, इनके बीच में भी अन्योन्य क्रिया होगी। कैसे पता लगा? एक्चुअली में क्या होता है, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में आ जाओगे ना, और तो हायर क्लासेस में आप जाके पढ़ोगे कि भाई अपने पास में ना इंट्रैक्शन जो होता है, अन्योन्य जो क्रिया होती हैं, इनके बीच में ना पार्टिकल एक्सचेंज होता है, कुछ ना कुछ कणों का एक्सचेंज हो रहा होता है, इधर से उधर, ठीक है। जैसे वो प्लस क्यू चार्ज था ना, एक प्लस क्यू चार्ज लिया था, एक माइनस क्यू चार्ज लिया था, यहाँ से यहाँ की तरफ एक गामा पार्टिकल जो होता है, ठीक है, एक गामा पार्टिकल क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और फिर वापस यहाँ से यहाँ की तरफ क्या होता है? एक गामा पार्टिकल एक्सचेंज होता है। तब जाके इनके बीच में क्या लग रहा होता है? एक इंट्रैक्शन हो रहा होता है, अन्योन्य क्रिया हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि आपने ये तो पढ़ा है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो विद्युत क्षेत्र होती है वो काल्पनिक होती है, हाइपोथेटिकल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हाइपोथेटिकल लाइन्स होती हैं, काल्पनिक होती हैं, ठीक है। उनका वास्तविक में हमने देखी थोड़ी है, वास्तविक में नहीं देखी, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस तो ये हो रही होती है, ठीक है। जो आपके पास में इंट्रैक्शन हो रहा होता है, गामा पार्टिकल हो रहा होता है। ऐसे ही मासेस के बीच में भी क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है, और उस इंट्रैक्शन में भी कोई ना कोई एक पार्टिकल होते हैं, जरूर एक्सचेंज होता है, ठीक है। अभी मेरे थोड़े दिमाग से स्लिप है, शायद म्यूऑन होता है, शायद कि इनके बीच में जो अपने पास में होता है ना, वो म्यूऑन होता है, जहाँ तक है। एक इंट्रैक्शन बैठेगा, एक पार्टिकल बैठता है इनके बीच में भी, जो पार्टिकल को क्या कर रहे होते हैं? एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और वो जो पार्टिकल होता है शायद म्यूऑन या ग्लूऑन में से कुछ एक है, मेरे अभी दिमाग से स्लिप है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को वो अपनी स्टडी मटेरियल में नहीं है, मैं तो सिर्फ समझाने के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो ये M1 है, ये M2 है। अब क्या ये मासेस के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो अपने पास में अन्योन्य क्रिया होती है, क्या ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी, मतलब खींचेगी अपनी ओर, या रिपल्सिव होगी, दूर भगाएगी, या ये कह सकते हैं कि भाई कुछ भी नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल रहेगी? तीन प्रोसेस हो सकती है, या तो अपनी तरफ खींचे,
या दूर भगाएगी, या फिर तीसरी अपने पास में क्या होगी, बिल्कुल भी कोई मतलब ऐसा है कि भाई बिल्कुल न्यूट्रल पड़ी रहेगी, ना खींचेगी ना दूर भगाएगी, ऐसा भी हो सकता है। देखो आज मैं बताता हूँ, जो अपने पास में दो मासेस होते हैं ना, दो मासेस के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो अन्योन्य क्रिया होती है, वो हमेशा आकर्षित होती है, अट्रैक्टिव होती है। कैसी होती है? आकर्षित होगी। कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। इंग्लिश में बोले तो अट्रैक्टिव, हिंदी में बोलते हैं उसको आकर्षित। आकर्षित क्यों? हमारे पास में इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने पास में दो चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे एक तो प्लस होता है एक माइनस होता है। मास बॉडी हमेशा सेम नेचर की होती है, एक ही नेचर होता है, और इनके बीच में जो अपने पास में पार्टिकल एक्सचेंज होता है ना, वो हमेशा ही आपको किसके बारे में बताएगा? अट्रैक्शन के बारे में बताएगा। ये हायर क्लासेस की चीज़ें हैं, बस मैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि जो अपने पास में मास बॉडीज़ जो होती हैं M1 और M2, या फिर जो भी अपने पास में दो मास बॉडीज़ हैं, उन दो मास बॉडीज़ के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा, हमेशा कैसा होगा? आकर्षण ही होगा। जैसे आपने 11th क्लास में या 10th क्लास में न्यूटन्स का लॉ पढ़ा था, और न्यूटन्स का आपने ये जाना था कि न्यूटन्स के दिमाग में जो ग्रेविटी वाला जो पार्ट था, ये ग्रेविटी के इतने लॉ आ गए, उसने अपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी दे दी, ठीक है, पूरा मोशन समझा दिया। वो किस तरीके से समझ में आया? किस तरीके से समझ में आया? वो इस तरीके से समझ में आया कि जब अपने पास में अर्थ का फॉर एन एग्जांपल ये अर्थ है, इसका मास है कुछ कैपिटल M। हुआ क्या? यहां पर एक पेड़ लगा हुआ था, ये सब पढ़ते हैं यार, पेड़ बढ़िया बनाया है, ठीक है, और इस पेड़ से एक एप्पल गिरा, और यहां बैठे थे अपने न्यूटन भाई साहब। वो एप्पल उसने देखा कि सीधा आके जमीन पे गिरा, ठीक है, सीधा आके कहाँ गिरा? जमीन पे आके गिरा, ठीक है। बोले सर ये तो हमने भी पढ़ा है। न्यूटन ने देखा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? ऐसी क्या बात थी भाई कि भाई ये नीचे ही हमेशा नीचे ही आके गिरा, ठीक है। न्यूटन ने वापस उस एप्पल को उठाया और वापस हवा में फेंका, तो उसने देखा वापस से हवा से वापस से कहाँ आ रहा है? वो अर्थ पे आ रहा है, ठीक है। दोबारा फेंका, वापस से अर्थ पे आ रहा है। इसका मतलब जो अपने पास में जो एप्पल है, एप्पल को जब वो बार बार फेंक रहा था ऊपर, वो बार बार ही कहाँ पे आ रहा था? नीचे आ रहा था। एप्पल के पास में भी तो कुछ ना कुछ क्या है? मास है। एप्पल के पास में भी तो क्या है? कुछ ना कुछ मास है। मैं मान लेता हूँ स्मॉल m मास है इसका, कुछ भी हो, ठीक है, स्मॉल m मास है इसके पास में। तो उसने देखा कि जब एप्पल को बार बार उछाला गया, वो बार बार जब अर्थ की तरफ आया, तो कुछ ना कुछ अपने ये इस मास में m में और ये कैपिटल मास जो है अर्थ का, इनके बीच में कुछ ना कुछ अन्योन्य क्रिया हो रही है, कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है। और वो इंट्रैक्शन ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो जो फोर्स हो रहा है वो कैसा है? अट्रैक्टिव है, आकर्षित है। वो एप्पल को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। अर्थ जो है एप्पल को अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। नहीं तो एक बार बताओ, एप्पल यहां से टूटा था, बाहर भी तो जा सकता था स्पेस में, ठीक है। ये डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। अभी अपन आगे पढ़ेंगे ग्रेविटी भी क्या चीज़ है। तो अर्थ क्या कर रही थी? एप्पल को अपनी तरफ खींच रही थी। तो न्यूटन ने पता लगाया कि अपने पास में एप्पल था जो बार बार गिर रहा था, उसमें कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रही है? अन्योन्य क्रिया हो रही है। और वो अन्योन्य क्रिया कैसी है? आकर्षित है। कैसी है? आकर्षित है, अट्रैक्टिव है, खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ से पता चला कि जो मास बॉडीज जो होती हैं, उन मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है? अट्रैक्टिव होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने भी कोई अगर एक मास बॉडी पड़ी है, भाई मेरे अंदर भी तो मास है, मेरे सामने अगर कोई मास बॉडी पड़ी है, तो मैं भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं भी अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब वो बात एक अलग है कि वो बॉडी मेरे से तो चिपक नहीं जाएगी आगे। वो इसलिए होता है कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, या फिर ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, ठीक है, गुरुत्वीय जो अंतरक्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट की होती है, बहुत ही नगण्य होती है, मतलब बहुत वीक होती है, ठीक है, कमजोर होती है, ये ऐसा कह सकते हैं। ये जो इंट्रैक्शन होता है, ये जो अपने पास में अन्योन्य क्रिया होती है, कैसी होती है? कमजोर होती है। ये इतनी कमजोर होती है कि अपने को पता ही नहीं लगता कि अपन एक दूसरे को, जैसे मान लो दो मास बॉडीज रखी हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अपनी तरफ खींच रही हैं, इतनी कमजोर होती है। तो सबसे जो वीक फोर्स होता है इस नेचर के अंदर पाया जाने वाला, इस नेचर में जो पाया जाने वाला सबसे वीक फोर्स होता है, वो क्या ही कहलाता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे वीक फोर्स होता है ये, सबसे वीक बल होता है यही,
ठीक है। इससे ऊपर अगर अपन जाएंगे तो अपने पास में वीक फोर्सेस से, सॉरी ये कह सकता हूँ सबसे वीक तो नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया था। एक तो होता है वीक फोर्सेस। अब वीक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं आपके, ग्रेविटी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। वीक फोर्सेस होते हैं आपके कौन से, ये कौन से वाले पार्ट हो गए, ये अपने पास में वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल अपने पास में बॉन्ड होता है, उनमें भी एक इंट्रैक्शन हो रहा होता है, तो वंडरवॉल जो हो गया एक, ठीक है, ये सबसे वीक होते हैं नेचर के अंदर, ये बहुत वीक नेचर के होते हैं। उससे हाई आता है अपने पास में ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये इससे थोड़ा सा हाई होता है वीक फोर्सेस से। तीसरा आता है अपने पास में कौन सा, EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो अपने पास में विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, ठीक है, जो अपन पढ़ते हैं, इसके ऊपर भी अपने पास में BSc में बुक आती है। इनकी वजह से जो अपने पास में फोर्सेस लग रहे होते हैं, जो इंट्रैक्शन हो रहा होता है EMT के बीच में, ठीक है, जिसमें हमेशा ध्यान रखना दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है ना, वो कैसा होता है, EMT ही होता है। और चौथा आता है आपके पास में कौन सा, स्ट्रॉन्ग फोर्स। बोले स्ट्रॉन्ग फोर्स का कोई एग्जाम्पल सर? स्ट्रॉन्ग फोर्स का एग्जाम्पल होता है आपका क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। जो नाभि पे जो अपने पास में फोर्स होता है ना, जो नाभि लगा रहा होता है एक्चुअली में, एटम के अंदर जो नाभि होती है, जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, वहाँ जो फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के आसपास होते हैं। और शायद मेरे हिसाब से 10⁻17 ऑर्डर के आसपास होता है ये, शायद 10⁻17 या 13 की वैल्यू के आसपास, न्यूटन, इतना खतरनाक फोर्स होता है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बोला जाता है इसको। तो अपने को पता लग गया ना, वीक फोर्स। नेचर के अंदर कितने टाइप के फोर्स होते हैं, 4। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, EMT, ग्रेविटेशनल, और चौथा आता है वीक। शक्तिशाली तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया, विद्युत चुंबकीय बल आ गए, फिर ये अपने पास में ये गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, और ये फिर अपने पास में कौन से आ गए, वीक फोर्सेस आ गए, जो उसको अपन बोल सकते हैं कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट के होते हैं। ये पता भी नहीं लगता लग भी रहे होते हैं, लेकिन लग जरूर रहे होते हैं। जैसे ग्रेविटी में भी पता नहीं लगता कि भाई लग रहे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अभी हूँ, ठीक है, और मेरे सामने ये जैसे यही है, ये एक टीवी है, इसके पास भी मास है, कुछ ना कुछ इसका भी मास है, ये भी और मैं आपस में क्या कर रहे हैं, एक इंट्रैक्शन कर रहे हैं। लेकिन वो जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है, बहुत ही कम है, बहुत ही वीक है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इनके बीच में हमेशा मासेस के बीच में कैसा लगता है, अन्योन्य क्रिया, आकर्षित अन्योन्य क्रिया होगी, और वो जो क्रिया होगी वो बहुत ही कम अमाउंट में होगी, बहुत ही वीक होगी, ठीक है। रिमेंबर दैट ऑलवेज। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा थोड़ा मोटा मोटा समझाने का था कि दो मासेस के बीच में हमेशा इंट्रैक्शन होगा, एक अन्योन्य क्रिया होगी होगी। अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं, स्टडी करते हैं इसके बारे में। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, गुरुत्वीय अंतर्क्रिया। Kepler's second law is due to the central force between the planet and the sun. This force acts along the line joining the two bodies, sun and planet. Between them there is interaction, between which there is interaction. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई कैप्लर्स के जो अपने पास में लॉ था, सेकंड लॉ था, उसके हिसाब से ये था कि अपने पास में जो सेंट्रल फोर्स होता है किसी भी प्लैनेट और सन के बीच में, वो एक्ट करता है एक लाइन जॉइनिंग पे। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे मान लो ये अपने पास में सूर्य है और ये यहाँ पर एक कोई भी ग्रह है, तो इसके बीच में जो ये लाइन बन रही है, ये वाली, इसी लाइन पे तो अलाउंग होता है अपने पास में फोर्स। इस पे जो ये फोर्स लग रहा था Fr, वो इसी लाइन के अलाउंग लग रहा था, इसी रेखा के अलाउंग लगता है, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इट इज कंक्लूडेड दैट द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये एक्सपेरिमेंट से भी पता लगा। एक्सपेरिमेंट जैसे कि वो न्यूटन वाला ही बता दिया मैंने आपको, जरूरी नहीं वही एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन वो न्यूटन वाला एक थोड़ा सा क्या ईजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो बताने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो अपने पास में ये कह सकते हैं कि जो सेब था अपने पास, ठीक है, उसको बार बार फेंका गया, बार बार कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था, और सेब के साथ ही नहीं हो रहा था ये, वो एप्पल के साथ ही नहीं हो रही थी ये कांड तो उसने पता नहीं कितने सारे अपने पास में उसने क्या लिए थे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग बॉडीज़ को लिया, अलग अलग मतलब चीज़ों को लिया, वस्तुओं को लिया, और बार बार ऊपर फेंका और देखा सारी की सारी वस्तु ही नीचे आ रही हैं। कोई भी ऐसी नहीं है कि एक बार ऊपर फेंक दिया तो पार चली गई ना,
सारी की सारी अर्थ पे आके गिर रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मासेस के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, द्रव्यमानों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, वो कैसी होती है, आकर्षित होती है, अट्रैक्टिव होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहां से एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया कि जो अपने पास में जो फोर्स होता है, ठीक है, ये जो फोर्स लगता है दो मास बॉडीज के बीच में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? पहली बात तो वो होगा m1 m2, ध्यान रखना। ठीक है, जो अगर अपने पास में दो मास बॉडीज ले ली, जैसे मैंने ये m1 और ये ले ली m2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r, ये तो तुम पहले भी पढ़ के आ चुके हो, वही चीज़ समझानी है। तो फोर्स जो होगा वो किस किस के, दो अगर मास बॉडीज के बीच में लग रहा है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उनके गुणनफल के, उनके प्रोडक्ट के। ठीक है, पहला पॉइंट तो थोड़ा मैं हिंदी में बता देता हूँ। केपलर का दूसरा नियम ग्रह और सूर्य के बीच केंद्रीय बल के कारण होता है, ये पढ़ा चुका था मैं कि भाई केपलर का जो दूसरा नियम होता है वो केंद्रीय बल ही होता है। मेन चीज़ तो अपने पास में जो केपलर्स लॉ को जो प्रूफ करता है वो केंद्रीय बल ही होता है आपका, यानी ये बल उन दो पिंडों सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाली रेखा के साथ कार्य करता है जिनके बीच परस्पर क्रिया होती है। अभी भी समझाया था, वो जो लाइन जॉइनिंग कर रहे थे उन्हीं के बीच में हो रही थी। प्रायोगिक परिणामों से ये निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल प्रकृति में आकर्षित होता है, बता चुका हूं, और बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। सॉरी, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अतः किन्हीं दो द्रव्यमान बिंदुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं, ये पता नहीं क्या ही जोड़ दिया है, ये नहीं आएगा। बल को लिखा जा सकता है, अब कैसे लिखेंगे वो यहां देखो। तो अपने पास में जो ये फोर्स आ रहा था, ये कितना आ रहा था? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ऑल्सो जो अपने पास में F आ रहा था वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था? ये डिस्टेंस जो है बीच में जो अपने पास में दूरी है ना, इसके वर्ग के, इसके स्क्वायर के। तो अपने पास में ये बता सकते हैं जो फोर्स था वो किस किस के इक्वल आया? m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच में एक कांस्टेंट आता है जिसको बोला जाता है g, m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में g होता है, और यहाँ पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी यूनिवर्स के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा अर्थ पे ही, यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, ये हमेशा निरंतर बरकरार वैसे कि वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो मास बॉडीज के बीच में, यही आप आगे चलें। देखो ये एक एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जैसे सूर्य और अर्थ के बीच में लग रहा है। ठीक है, ये सूर्य है अपने पास में और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशन। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमारे पास में मास m1 ही इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, या फिर m2 ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये दोनों ही आपस में इक्वल फोर्स लगाएंगे। जितना इनकी ग्रेविटी लगवाएगी ना उतना फोर्स तो ये जरूर लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ अर्थ और सन की, तो अर्थ और सन ये आपस में ही एक दूसरे को क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। अर्थ की ग्रेविटी सन को अपनी तरफ खींचेगी, सन की ग्रेविटी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन किसकी ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी? किसकी ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, सन की। सन का मास ज़्यादा है, तो ध्यान रखना ग्रेविटी जो होती है वो मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा मास होगा आपका उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल एक ब्लैक होल की बात कर लेता हूँ मैं। ब्लैक होल, ब्लैक होल जो होता है आपका, इसकी ग्रेविटी बहुत हाई होती है। ठीक है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो बल हो ये लगाता है किसी भी मास बॉडीज पे, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा ये हमेशा हाई होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये गुरुत्वाकर्षण बल जो ब्लैक होल का होता है वो ज़्यादा होता है। और देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बनाया जा सकता है, किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बनाया जा सकता है। तुम्हें भी, मुझे भी, इस पेन को, ये पेन जो मेरे हाथ में है, इस बोर्ड को, यहाँ पे जो भी चीज़ दिख रही है, किसी को भी ब्लैक होल बनाया जा सकता है। उसके लिए एक रेडियस की लिमिट होती है कि भाई आप मास को चेंज मत करो। ठीक है, मास को चेंज मत करो और उसके वॉल्यूम को छोटा करते चले जाओ। जैसे ये पेन है,
इस पेन के मास को चेंज मत करो और इसको छोटा करते चले जाओ और एक ऐसे वॉल्यूम तक ले जाओ जिसको बोला जाता है, शायद मेरे हिसाब से स्वार्ट्स रेडियस बोलते हैं या फिर ऐसा कुछ वर्ड होता है, वो उसका एक रेडियस टर्म होता है। अगर उस त्रिज्या तक पहुंच गया, उस रेडियस तक पहुंच गई वो वैल्यू, तो एक बार बताओ डेंसिटी कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आप एक बार बताओ, इसका मास तो कांस्टेंट है, मास को थोड़ी ना चेंज करवा रहा हूँ मैं, मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम को क्या करता जा रहा हूँ, कम, वॉल्यूम को क्या करता जा रहा हूँ, कम, डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये उतना ही ज़्यादा डेंस होता है, ब्लैक होल जो होता है उतना ही ज़्यादा डेंस होता है, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी ग्रेविटी ही भी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना वो डेंस होगा। इसलिए ब्लैक होल्स की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक होल में क्या होता है, उनका वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, अब जैसे ये सूर्य है, सूर्य का जो ब्लैक होल बनेगा ना वो इतना सा ही बनेगा, एक छोटा सा, इतना सा। लेकिन एक बात बताओ, सूर्य के पास अगर मास m है ना तो इसका मास भी m ही रहेगा। अभी वॉल्यूम इसका v1 है, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v2। ठीक है, लेकिन ये इतना सा अपने पास में क्या करेगा, इसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, इसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैं पढ़ा रहा था, अर्थ भी लगाएगा सूर्य पे, सूर्य भी किस पे लगाएगा, अर्थ के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी भी मैंने फॉर्मूला प्रूफ करवाया था, g m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर के बराबर होता है। जो d जो होता है ये डिस्टेंस है इसके बीच का। ठीक है, ये f1 f2 दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, कितना आएगा, g m1 m2 ओवर r। आगे देखो। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है मुझे, 1 मिनट। अपने पास में जो फॉर्मूला निकला था ना, वो कितना आया था, अभी अभी अपन ने निकाला, f बराबर कितना आया था, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। f बराबर कितना आया था, g m1 m2 ओवर r स्क्वायर, यही आया था। ठीक है, तो बट कोई अगर तुमसे ये भी पूछ ले g की वैल्यू क्या है, बोले सर g की वैल्यू तो आपने बताई नहीं। g की वैल्यू मैं बताता हूँ, इसकी g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के आसपास, और इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी अपने पास में, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो g होता है अपने पास में ये और ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। आगे बढ़े, अब देखो अगला टॉपिक क्या है। अगला है अपने पास में, अब आता है इनर्शियल मास या इनर्शिया मास बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको इनर्शियल मास भी बोलते हैं, जड़त्व द्रव्यमान या जड़त्वीय द्रव्यमान। अब ये क्या चीज़ है, तो आपने ये बखूबी 11th क्लास के अंदर पढ़ा है कि इनर्शियल मास क्या कहलाता है। इनर्शियल मास ये है कि जब न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ दिया था, या फिर न्यूटन ने जो अपने लॉ के बारे में बताया था, उसने ये चीज़ बताई थी कि जो अपने पास में फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वो कितना होता है, dp/dt। अब p क्या है, संवेग, मोमेंटम। ठीक है, कितना होता है, dp/dt, और जो p लिखा जाएगा वो कितना होगा अपने पास में, m इंटू v, m इंटू dv/dt। ये कितना आएगा, m इंटू टी। ये फोर्स था अपने पास में कि F बराबर कितना आता है, ma। तो न्यूटन ने देखा कि अगर हमारे पास में कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है, उस पर आपने ना कुछ फोर्स लगाया, अगर आप उस पर कुछ फोर्स लगाओगे तो उसमें कुछ त्वरण आएगा, उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अभी किसी को धक्का दे दूं तो भाई वो जरूरी थोड़ी वहीं खड़ा रहेगा। अभी आपने किसी को पीछे से धक्का दे दिया, तो जैसे ही आपने उसको धक्का दिया जरूरी थोड़ी है वो वहीं खड़ा रहेगा, वो थोड़ा सा तो आगे आएगा, इस तरीके से झटका लेगा। तो मतलब उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, त्वरण आएगा, और वो जो त्वरण होगा वो उसी फोर्स के क्या होगा, समानुपाती होगा, डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती आएगा वो भी। ठीक है, दैट मीन्स जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, A की होगा। ठीक है, और यहां पर जो कांस्टेंट होता है अपने पास में वो कितना आता है, मास के बराबर आता है। यहां पर जो अपने पास में जो होता है मास m,
जो अपने पास में बनता है वो क्या होता है, कांस्टेंट बनता है। और एक बार बताओ, अगर आपके पास में फोर्स 1 यूनिट है, 1 यूनिट फोर्स है और एक्सेलरेशन भी अपने पास में कितना होगा, 1 यूनिट, तो मास जो आएगा वो भी कितना आएगा आपके पास में, 1 यूनिट। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है, ठीक है, ये कांस्टेंट की वैल्यू इस तरीके से निकाली जा सकती है। अब ये जो अपने पास में फोर्स है ये कितना आ गया, ma के बराबर आ गया, मतलब एक्सेलरेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स समानुपाती आता है उसके। तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट मास होता है ना m, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इनर्शियल मास बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इनर्शियल मास बोला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इनर्शियल मास में और इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक बता देता हूँ आज, सुनना थोड़ा सा। इनर्शियल मास को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जैसे मान लो आप बस में चल रहे हो, ठीक है, एक बस है, उस बस के अंदर आप चलने लग रहे हो, बस अपनी कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन से चल रही है या फिर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आराम से मस्त बैठे हुए हो, गाने वाने सुन रहे हो, ईयरफोन लगा के, है ना, मोबाइल में अपने मस्त गाने पे खिड़की वाली सीट पे बैठ के आराम से मस्त, ठीक है, बैठे हुए हो, एकदम से क्या करेगा, बस वाला ब्रेक मार दिया, तो अब आपके मुंह जो है वो सीधा आगे की तरफ आएगा, या फिर आपकी पूरी बॉडी कहाँ जाएगी, आगे की तरफ आ जाएगी, एकदम से कहाँ की तरफ आएगी, आगे की तरफ भागेगी, भागती नहीं भागती, या एकदम से अगर उसने स्पीड बढ़ा दी तो आप पीछे की तरफ भागोगी, आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी। तो न्यूटन का पहला नियम, कोई भी वस्तु वो जब तक रेस्ट में रहना चाहेगी या जब तक गति करती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करे, ठीक है। कहने का मतलब है, इंग्लिश में बोलूं, अ बॉडी वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट और रिमेन इन मोशन until or unless external force applied on it. That means अगर आपके पास में कोई बॉडी है तो उस पर जो अपने पास में जो मोशन हो रहा था या जो भी आ रहा था वो उसी में रहना चाहेगी, उसी रेस्ट पे रहना चाहेगी या फिर उसी मोशन में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल ना लगे। और इसी लॉ को बोला गया इनर्शियल लॉ, जड़त्वीय नियम। और उसी जड़त्वीय नियम से जो मास आया अपने पास में उसको क्या कहा गया, इनर्शियल मास या जड़त्वीय द्रव्यमान, ठीक है। तो ये है अपने पास में जड़त्वीय द्रव्यमान, क्योंकि अपने पास में m तो है, अपने ऊपर ही लगा है वो फोर्स, तो अपनी जो बॉडी का मास होगा वही अपने पास में क्या होगा, इनर्शियल मास होगा। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जाते हो, आप अपना वेट नापते हो, ठीक है, तो वेट जब आप अपना नापते हो ना तो वो W बराबर mg होता है। दैट मीन्स अगर आप ये बता रहे हो ना सामने वाले को कि मेरे अंदर 80 किलो वजन है या मेरे अंदर 70 किलो वजन है, गलत बता रहे हो। 70 न्यूटन होता है ऑलवेज। वेट जो होता है वो न्यूटन में होता है, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। मास जो होता है वो केजी के अंदर होता है। मास आप में 7 ही है, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी इस चीज को, ठीक है, और मैं थोड़ा सा रिमेंबर करवाऊंगा। तो वेयर m इज अ कांस्टेंट विच इज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन यूनिट, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लेता हूं a बराबर 1 यूनिट है तो अपने पास में फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जो फोर्स लगेगा वो उतना ही, अगर 1 यूनिट का, तो मैंने 1 यूनिट तक मेरे पास में एक्सेलरेशन हुआ तो मेरे पे जो फोर्स लगाया था पीछे से वो मेरे ही मास के इक्वल आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। हिंदी में बताऊं, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी पिंड पर लगने वाला बाहरी बल उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है, अर्थात जहां m एक अनुपात नियतांक है जो पिंड पर लगने वाले और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के बीच में संबंध स्थापित करता है। ये संख्यात्मक रूप से शरीर में इकाई त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल के बराबर होता है। अथवा जड़त्वीय के अंतर्हित गुण वाले द्रव्यमान को जड़त्व द्रव्यमान कहा जाता है। मैंने वैसे ही बताया था, वो बस वाला जो आपको मैंने एग्जांपल दिया है वो बस वाले में यही है कि जो अपने ऊपर बल लगा, जो अपने पास में एक्सेलरेशन आया, आगे की तरफ हम भागे, ठीक है, या पीछे की तरफ अपन अगर हुए, तो अपने पास में जो मास होगा वही अपना क्या कहलाएगा, इनर्शियल मास कहलाएगा। वही अपने पास में क्या होगा, इनर्शियल मास होगा। रिमेंबर दैट, वही अपने पास में कैसा मास होगा, क्या कहते हैं, इनर्शियल मास कहलाएगा, ठीक है। आई रिपीट, अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं बस में चल रहे हैं, इनर्शियल मास का एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। बस में चल रहे हैं, एक तो आदमी है ऐसा पतला सा,
दुबला दुबला सा, बहुत पतला सा आदमी है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि हवा मारते उड़ जाए, फूंक मारी उड़ जाए, नहीं मतलब इतना पतला तो नहीं होता है, क्योंकि देखो हर बॉडी के अंदर मांस होता है और कुछ ना कुछ मांस तो बेचारा वो भी लेके चलेगा, कैरी करेगा, चाहे 20 किलो ही हो, ठीक है। मैं मांस की बात कर रहा हूँ, मांस की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है 2 किलो, 2 किलो मांस है, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। वो बात एक अलग है कि अगर आपका 20 किलो आप वो वेट बता रहे हो तो वो 20 न्यूटन फोर्स होता है, 2 किलो किसमें मांस है। और एक है बहुत हट्टा कट्टा सा मोटा सा आदमी है और उसके अंदर है कम से कम 7 किलो का, 7 किलो उसका यूनिट मास है, मतलब या फिर ऐसे कहूँ कि 7 किलो उसके अंदर क्या है मास है। बस पे बैठे हैं दोनों, जब बस ने एकदम से फोर्स लगाया, एकदम से जब उसने फोर्स लगाया या फिर एकदम से रुकी बस, तो रुकने पे कौन आगे जाएगा सीधा, कौन आगे भागेगा, कौन आगे भागेगा, जो कम वाला होगा ना वो फट आगे आएगा, भारी वाला फिर भी अपने आप को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन तो बराबर लगा है दोनों पे, लेकिन फोर्स दोनों पे बराबर नहीं लगेगा, वो कहना चाह रहा हूं मैं ये। एक्सेलरेशन तो बस ने बराबर लगाया है, त्वरण जो है बस का वो बराबर है, एकदम से उसने फोर्स लगा दिया, वो ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी फिक्स, तो ऐसी फिक्स वैल्यू पे एफ किसके बराबर लगेगा, मास के बराबर लगेगा। मतलब जो हल्का वाला होगा ना वो फट देना आगे भागेगा, जबकि जो भारी वाला होगा ना वो वहीं की वहीं रुक जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई रुक जाएगा, वो भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, लेकिन हाँ पतले वाले के मुकाबले नहीं करेगा। या फिर एकदम से उसने स्पीड बढ़ाई, एक्सेलरेट कर दिया और तेज, तो अब पतला वाला पीछे की तरफ ज़्यादा भागेगा और जो अपने पास में भारी होगा वो अपने पास में आराम से रहेगा, ठीक है। और भारत में तो ये बहुत नॉर्मल है, भारत में जो लो फ्लोर के अंदर होता है ना, खच्चरों की तरह भर भर के लेके जाते हैं, वहाँ तो मैं झटके वैसे ही महसूस नहीं होने, इतनी भीड़ होती है वो आपस में टकराते रहते हैं, है ना। तो बात ये है कि जो भारत की लो फ्लोर बस है ना, वो तुम्हें बहुत अच्छा सा एग्जांपल बता देंगी इस चीज़ को लेके कि भाई इनर्शियल मास क्या होता है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, अगर आप कोई गति कर रहे हो, ठीक है, आप पे कोई फोर्स लग रहा है और आप एक गति कर रहे हो ना, तो आपका जो मास होगा ना एम वही आपका क्या कहलाएगा, इनर्शियल मास कहलाएगा। वो जो मास होगा वो कैसा मास होगा, आपका इनर्शियल मास होगा, रिमेंबर दैट। आगे बढ़ूं तो इनर्शियल मास के बारे में समझ में आ गया। कोई भी अपने पास में ऑब्जेक्ट है, कोई भी अपने पास में वस्तु है, अगर वो अपने पास में गति कर रहा है तो जो मास वो कैरी करेगा उस टाइम पे जो उसका वो मास होगा वो इनर्शियल मास होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आता है ग्रेविटेशनल मास। अब ग्रेविटेशनल मास अलग चीज है थोड़ी सी, इस क्वांटिटी को मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा आपको कि ये एक इस तरीके की भौतिक राशि होती है या भौतिक मात्रा होती है, ठीक है, जो खुद मास के पास में ही होती है। जो खुद मेरे पास में जो मास है ना, वो मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है, मतलब खुद एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होती है, अपन ये बता सकते हैं एक तरीके की इंट्रिंसिक कहने का मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं की जा सकती फर्दर, उसको भाग में बांटा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है मास की भी। अब मास जो होती है उसकी एक अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने अभी भी बताया था इससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था, कि वो दूसरे मासेस को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। दूसरे मासेस को अपनी तरफ में क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जैसे मान लो मैं अपने पास में, जैसे मैं अभी अर्थ पे हूँ, मैंने जंप लगाई, तो मैं जैसे ही जंप लगाऊंगा तो अर्थ भी क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी दोबारा। ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ के भग जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना। तो मेरा जो मास होगा और जो अर्थ का मास होगा, इन दोनों के बीच में एक अन्योन्य क्रिया हो गई। कौन सी वाली, आकर्षित वाली। कैसी क्रिया हो गई, आकर्षित वाली हो गई, अन्योन्य क्रिया हो गई। तो ये भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर रही है, खींच रही है, अपनी तरफ खींचेंगी, ठीक है, अपनी तरफ क्या करेंगी, खींचेंगी। तो ये जो अपने पास में ग्रेविटेशनल मास और जो अपने पास में ये आएगा ना इनर्शियल, अच्छा ग्रेविटेशनल मास जो होता है वो हमेशा दो बॉडीज के बीच में ही लगेगा। या फिर अपन ऐसे बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल मास को जब अपन डिफाइन करेंगे तो वो हमेशा उसके लिए दो बॉडीज की रिक्वायरमेंट होगी। दो बॉडीज तो हमें चाहिए ही चाहिए, दो वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना अपन ग्रेविटी को डिफाइन नहीं कर सकते। अब जैसे अगर मैं मानूं कि अर्थ की बात कर लूं, पूरा स्पेस में अगर मान लो पूरा स्पेस के अंदर सिर्फ अर्थ बची है, सिर्फ अर्थ है और कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे कि भाई सन के चारों तरफ वो चक्कर लगा रही है, कुछ भी नहीं बचा। पहली बात तो अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो अर्थ रहेगी क्या, अर्थ अपनी एक जगह पे स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अब उसको कोई खींचने वाला, कोई उसके ऊपर अन्योन्य क्रिया करने वाला, कोई इंट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। अब जब अर्थ के ऊपर कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है तो अर्थ तो एक जगह स्टेबल हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी। अब उस पर कोई ग्रेविटी का कोई काम ही नहीं है ना,
कोई जो दूसरी मास बॉडी है उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगा रही है, कोई इंट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो ग्रेविटेशनल मास होता है वो द्रव्यमान होता है जो आकर्षित, जो दूसरा अपने पास में द्रव्यमान हो वो लगाए अपने ऊपर, मतलब एक बल लगता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, इस अर्थ के पास में m मास है, ठीक है, या फिर इसको m1 बोल देता हूँ, और इसके ऊपर एक बॉडी है वो गिर रही है ऊपर, ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर ही गिरेगी भाई, इससे ऊपर तो जाएगी नहीं, और ये m2 मास है। तो तुम चाहे इसको इस डायरेक्शन में लगाओ, ये तब भी नीचे की तरफ ही आएगी, इस डायरेक्शन में लगाओगे तब भी नीचे की तरफ ही आएगी, किसी भी अर्थ के किसी भी डायरेक्शन में चले जाना, ये बॉडी हमेशा कहाँ पे आएगी, इसके सरफेस पे ही आने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। अब यहाँ पे जो ये इंट्रैक्शन हो रहा है ये बीच बीच में, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका ग्रेविटेशनल मास कहलाएगा। ये जो अपने पास में ये जो ग्रेविटी इसको खींच रही है ना अपने तरफ में, इसी मास को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं। जैसे W बराबर कितना होता है, mg, या फिर अच्छा W बराबर mg तुम्हारे ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं इसकी फोर्स की, तो ये जो फोर्स होगा ना, ये वाला फोर्स, ये फोर्स जो होगा इसकी ग्रेविटी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा ग्रेविटी पर हो, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी एक तरीके की एक्सेलरेशन होता है, एक तरीके का त्वरण होता है जो अर्थ हम पे लगा रहा होता है। और मैं अर्थ की ही बात नहीं करूँगा, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं ना, उनकी अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, अपना अपना एक्सेलरेशन होता है, उनका अपना अपना त्वरण होता है, ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है। अब जैसे अर्थ को छोड़ो, अगर अपन मार्स की बात करते हैं तो मार्स की जो अपने पास में जो ग्रेविटी होती है, जो जी की वैल्यू होती है, वो थोड़ी सी कम होती है, किसके मुकाबले, अर्थ के मुकाबले। वहीं अगर मैं जुपिटर की बात करता हूँ तो जुपिटर की बहुत हाई होती है, ठीक है। सन की बात करूँ, सन की और भी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये यहाँ पर अभी जंप लगा रहा हूँ, उछल रहा हूँ, तो जितना मैं यहाँ पे उछलाऊँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जुपिटर के ऊपर उतना ही उछल पाऊँगा, हो सकता है मैं उछल ही ना पाऊँ, ठीक है। वहाँ पे मैं कितना ही प्रयास करूँ वो खींचने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पर जो फोर्स होगा, अब ये यहाँ पर एक m आएगा अपने पास में, ठीक है, एक यहाँ पर क्या आएगा, m। अब एक बार बताओ, इसमें कोई भारी बल लग रहा था क्या, इनर्शियल मास नहीं है ये, जड़त्वीय में और ग्रेविटेशनल मास में दोनों में फर्क है। यहाँ कोई भारी लग रहा है क्या, या इसको कोई बता रहा है कि तू इस पर इंट्रैक्शन कर, नहीं, ये ऑटोमेटिक पता है अपने को, सेब को फेंको सेब नीचे ही गिरेगा, तो इसको अपन इनर्शियल नहीं बोल सकते, ये ग्रेविटेशनल मास कहलाएगा। अब जो आपके पास में ये मास होगा ना, ग्रेविटेशनल मास आएगा, और ये ग्रेविटेशनल मास आपका वेट नापता है, यही ग्रेविटेशनल मास आपका क्या नापता है, वेट नापता है, ठीक है। अब जैसे आप किसी दुकान पे जाके खड़े हो गए, ठीक है, भैया मैं यहाँ पे आके ऐसे खड़ा हो गया हूँ, आप बताओ मेरा वेट कितना होगा, ठीक है। तो आपने वो 2 रुपये दे दिए, वो बेचारे बैठे रहते हैं आजकल, ठीक है। मैं तो भाई कई मॉल्स में कहीं पे उसमें देखा हूँ, ठीक है, लोग मदद भी कर देते हैं उनकी कि भाई आप ये वेटिंग मशीन ले लो, ठीक है, वो 2 रुपये आप देना उसको, वो आपका वेट नाप के देगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका वेट आ रहा है 70 किलो, 70 किलो, ठीक है। अगर वेट 70 किलो है तो W बराबर कितना होता है, mg, ये 70 बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू 10, मैंने ग्रेविटी की वैल्यू लगभग 10 मान ली, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/10, कितना आएगा ये, 7, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी अपने पास में। तो बेटा मास तो ये है आपका, आज तुम्हारे में ये कंक्लूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मास क्या है और वेट क्या है। ये जो वेट है ना, मैंने लिख तो दिया है इसको केजी, लेकिन बेटा इसको केजी में कभी लिखते भी नहीं, ये न्यूटन में नापा जाता है, ये केजी में नापा जाएगा, यही बता रहा था मैं आपको उस टाइम पे, ठीक है। ये न्यूटन में नापा जाता है और ये केजी में नापा जाएगा। तो आज समझ में आया, मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। तो वेट को कभी भी ऐसे जाके नहीं बोलना चाहिए कि भैया, अब वो देखो वो तो आदत में पड़ गया है, ठीक है। हम तो भैया पेप्सोडेंट को भी कोलगेट ही बोलते हैं, ठीक है, यिप्पी को भी नूडल्स ही बोलते हैं, तो यिप्पी नूडल्स को भी मैगी बोलते हैं। अब चीज़ें कुछ ऐसी फेमस हुई हैं तो वो वर्ड अपने टेंटर पे बना रहता है, ऐसे ही यहाँ पर है। वेट कितना है, 70 किलो, 70 किलो नहीं होता, 70 न्यूटन होता है, वेट तो आपका 7 किलो ही है। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग एक और चीज़ है इसमें, जो वेट होता है ना वो अर्थ पे अलग अलग होता है। बोले सर ये क्या भूल गए आप, बोले बिल्कुल,
आपका जो अर्थ है ना उस पर ग्रेविटी इक्वल नहीं है, इक्वेटर पे सबसे कम होती है, इक्वेटर पर सबसे कम होती है, ठीक है। और जो अपने पास में क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू होती है अपनी पोल्स पर, ध्रुव जो होते हैं अर्थ के, जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये जो पोल्स होंगे, मैं इन ध्रुव की बात कर रहा हूं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये अर्थ के बीच में। यहां पे जब आप अपना वेट नापोगे ना तो अलग आएगा, इस कोने पे कहीं पे भी नाप लोगे ना तो अलग आएगा। यहाँ पे W1 डैश, यहाँ पे W2 डैश, या फिर W2, ठीक है, ये W1 इस तरीके से आएगा। ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इक्वेटर पे अलग आएगा, पोल्स पे अलग आएगा। और ये इसलिए आता है आपका वेट अलग अलग, क्योंकि आपकी जो जी की वैल्यू है ना ये डिफर करती है, ये अलग अलग होती है, ठीक है। इक्वेटर पे इसकी वैल्यू शायद मेरे हिसाब से 9.8 के आसपास होती है, और अगर आप पोल्स पे चले जाओगे तो अप्रॉक्सीमेशन में 10 चली जाएगी ये, ठीक है। वो इसलिए होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो अर्थ जो होती है ना कुछ इस शेप में है। मैं पूरा अंडाकार तो नहीं बनाऊंगा भैया, नहीं तो मेरे पे लड़ने लग जाओगे, बोले हमने तो नहीं देखी ऐसी है। हल्की सी थोड़ा सा उसका शेप है ना, हल्का सा डिफरेंट है, इस तरीके से है। अब मैं कैसे, यहाँ पे बन नहीं रहा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप ये बोलो कि भाई बिल्कुल गोल है, बिल्कुल गोल तो नहीं है अर्थ, ठीक है, बिल्कुल गोल नहीं है, कुछ इस तरीके से है आपकी अर्थ, ठीक है। अब यहां पर जो पोल्स हैं, ये जो पोल्स हैं अपने पास में, इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। वहीं अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, इस इक्वेटर की, तो ये इक्वेटर क्या होता है, ज्यादा फैला हुआ होता है सेंटर से, तो इनका डिस्टेंस ज्यादा होता है। इक्वेटर का डिस्टेंस अर्थ के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जबकि अगर मैं पोल्स की बात करूं तो जो पोल्स होते हैं अपने पास में, उनका डिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए ग्रेविटी में फर्क आ जाता है, और ग्रेविटी में फर्क आने की वजह से अपने वेट में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल मास अगर अपने को पता लगाना है वो तभी पता लगाएंगे जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो बॉडीज के बीच में लगता है, ठीक है। कितनी बॉडीज के बीच में लगता है, वो दो बॉडीज के बीच में लगता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इनर्शियल मास, उसके लिए कोई भारी बल लगना चाहिए, इनर्शिया का लॉ फॉलो होना चाहिए। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फेंको, ठीक है, आप फेंक दो ऊपर। अब यहां पर कोई भी इंट्रैक्शन हो, यहां पर कोई भारी बल लग रहा है क्या, कोई अलग से फोर्स लग रहा है, नहीं, बस एक ही फोर्स है, वो खींचेगा अपनी तरफ, वो खींचेगा। ऑब्वियस ही बात है, वो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल ही रखेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर्शियल फोर्स बोथ आर डिफरेंट। इनर्शियल फोर्स के लिए हमें भारी बल की जरूरत पड़ेगी, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा सा होता है। वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अ सच फिजिकल क्वांटिटी विच इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड डिपेंड्स ऑन द मैटर ऑफ द बॉडी। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल मास ऑफ, ठीक है। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा भौतिक मात्रा के समानुपाती होता है जो शरीर का अंतर्हित गुण है। शरीर का मतलब बॉडी का ही बोल रहा है ये, ठीक है, ठीक है, उस वस्तु का अंतर्हित ही एक गुण होता है, और शरीर के पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मैटर कैसा है, ठीक है। अब जैसे लोहा जो होता है वो भारी होता है, रुई होती है वो हल्की होती है, ठीक है। रुई जो होती है एक हल्की होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देते थे बचपन में, आपने पढ़ा हो भाई 100 किलो रुई ज़्यादा भारी होगी या 100 किलो अपने पास में क्या होगा, क्या कहते हैं, लोहा ज़्यादा भारी होगा। अब दिमाग पता क्या बोलता है, 100 किलो लोहा ज़्यादा भारी होगा। एक्चुअली में भारी तो दोनों में नहीं, वजन तो दोनों का बराबर है, मास तो सेम ही है, 100 किलो। फर्क किस चीज़ का है, डेंसिटी का फर्क है, घनत्व का फर्क है। रुई जो 100 किलो की होगी वो ज़्यादा घनत्व यूज लेगी, मतलब आपका जो ज़्यादा आयतन लेगी, जितना ज़्यादा उसका कम घनत्व होगा उतना। लेकिन जो डेंसिटी जो अपने पास में लोहे की होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है, उसका आयतन कम होगा। भाई एक थैले के अंदर आपने 100 किलो रुई रख दी और एक थैले के अंदर आपने 100 किलो वो क्या रख दी, कीले, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है रुई का ज़्यादा होगा, रुई ज़्यादा एरिया लेगी, ठीक है। तो घनत्व वाली चीज़ आ जाती है। तो वो तो चलो ठीक है, एक टॉपिक समझाने के ऊपर था। तो ध्यान रखना, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आंतरिक अपने पास में क्या होती है, अंतर्हित एक गुण होता है किसका, मास बॉडी का।
जो मास बॉडी का अंतरित गुण मतलब एक अपने को क्या करती है भाई, अपने सामने अगर कोई दूसरी मास बॉडी रखी तो उसको क्या करती रहेगी, आकर्षित करेगी। ठीक है, ये जो अपने पास में होता है मास, ये जो मास एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। रिमेंबर दैट। अब इनमें क्या होता है, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि ये जो अपने पास में है, इसको देखो आप, यहां पर ये अर्थ है नीचे। अब इसने क्या किया, यहां से सेब को गिराया, या बॉल है जो भी गिराई, अर्थ ने अपनी तरफ खींच ली, अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, इसको खींच लिया। अब एक बार बताओ, यहां पर ये जो यहां पे गिरा अपने पास में, ये बॉल यहां पे गिरी, तो अर्थ ने अपनी तरफ खींची। ये जो अपने पास में मास होगा ना इस बॉडी का, इस टाइम पे जो मास होगा, ये ग्रेविटेशनल मास होगा। ये कैसा मास होगा, इसके पास में जो अभी मास होगा वो कैसा होगा, ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान होगा। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल मास होगा। और यहां पर अगर जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे अपन लिफ्ट में चल रहे हैं, रॉकेट के अंदर चल रहे हैं, तो रॉकेट के अंदर जब अपने पास में जब बॉल गिराई जाएगी, रॉकेट के अंदर जब अपने पास में बॉल गिराई जाएगी, तो वहां पर अब कोई दूसरी पिंड तो है नहीं, अर्थ है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर जो ये मास आएगा ना, ये मास जो होगा ये इनर्शियल मास होगा, क्योंकि ये मास किस पे डिपेंड करेगा, इस रॉकेट की स्पीड पे, कि कितने फोर्स से ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ। इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं बेहतरीन, लिफ्ट का। लिफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लो, मैं समझाता हूं और थोड़ा सा अच्छे से, लिफ्ट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, आप खड़े हो, आपके ऊपर ग्रेविटी भी लगेगी एक नीचे, mg। ठीक है, ग्रेविटी भी लग रही है एक mg। ठीक है, और ये लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो आपके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ma माइनस mg। ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस के g। यहाँ पे फोर्स देखो, एक तो ये तो जा रही थी जब ऊपर, और अब अगर ये नीचे आए तो a भी नीचे लगेगा, g भी नीचे लग रहा है, f बराबर कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। यहाँ पे f कितना हो जाएगा, mg प्लस a। यहाँ तो माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, फोर्स यहाँ बढ़ गया, यहाँ फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे मास देखना, मास कितना हो जाएगा, F बराबर F अपॉन में G प्लस ए, और यहाँ पे मास कितना होगा, F ओवर G माइनस ए। ये वैल्यू तो बढ़ गई, इसका मतलब मास कम हो जाएगा। ये वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब मास बढ़ जाएगा। इसीलिए जब लिफ्ट के अंदर, ये एक एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है ये, लिफ्ट के अंदर जब भी अपन बैठते हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ होती है ना, उस टाइम पे अपन को भारीपन लगता है। वो भारीपन का काम यही है, अपने को भारीपन सा महसूस होता है, वो इसीलिए काम है। क्योंकि यहाँ देखो G माइनस ए आ रहा है, ग्रेविटी और जो एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का है वो दोनों आपस में क्या कर गए, क्रॉस कर गए एक दूसरे को। ठीक है, तो अपने पास में अपना मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपना मास क्या हो गया, इस बार बढ़ जाएगा। वहीं अगर मैं अर्थ में इसकी बात करूँ तो यहाँ देखो G प्लस ए कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोले सर ये आप बना कैसे रहे हो, देखो हमेशा ध्यान रखना, जिस भी बॉडी पे मास लगता है ना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, FBD। अगर एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, इस पर G नीचे लग रहा है। ठीक है, इस पर एक फोर्स लगेगा ma ऊपर और एक नीचे लग रहा है mg। दोनों अपोजिट हैं, ma माइनस mg, और दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में आ गए तो ma प्लस mg। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि अपने पास में अगर मान लेते हैं ये यहां पर देखो, ये अपने पास में G माइनस ए क्या हो गया, कम हो गया, अपना मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब अपन नीचे जा रहे होते तो अपन को हल्कापन महसूस होता है। देख लो यहाँ पे, ये नीचे जाने वाला केस था, ये देखो नीचे जाने वाले केस में आ रहा है, ग्रेविटी बढ़ गई, ग्रेविटी बढ़ गई, मास कम हो गया आपका। ग्रेविटी बढ़ गई और मास क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अगर ये a G की स्पीड से चलने लग गया ना, तो आपका तो बिल्कुल मास खत्म हो जाएगा। अगर a G के हिसाब से चलने लग गया तो आपका मास बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपकी बॉडी में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मेरा बस एक एग्जांपल लेने का तरीका था, एक एग्जांपल समझाया मैंने, लिफ्ट वाला केस जो था। अब ये बना के भाई, अभी आप भी बता सकते हो कि भाई हमें भारीपन क्यों महसूस होता है, हमें हल्का क्यों लगता है, ये कारण होता है, फिजिक्स है हर जगह। दूसरा चीज़, ये क्या है आपके पास में, मैंने अभी बताया
कि जो इनर्शियल मास होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, ए पर, मतलब बाहरी ये जो अपने पास में बल लगेगा ना उस पे ही निर्भर करता है इनर्शियल मास पर। लेकिन ग्रेविटेशनल मास क्या होगा, ये अलग चीज़ होती है। ये दो बॉडीज़ के लिए, इसके लिए दो बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और इसके लिए दो बॉडीज़ की नहीं, सिर्फ सिंगल बॉडी से ही अपन पता लगा सकते हैं। तो अगर देखा जाए, देखो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी इनके के बीच में यही है कि अगर देखा जाए तो दो बॉडीज़ के बीच में अगर कोई इंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, दो बॉडीज़ के बीच में अगर कोई इंट्रैक्शन हो रही है तो या तो वो कैसी होगी, इनर्शियल होगी, या कैसी होगी, ग्रेविटेशनल होगी। इनर्शियल के लिए तो सिंगल बॉडी होगी और डबल बॉडी के लिए कैसी चाहिए, ग्रेविटेशनल, गुरुत्व भी है, ठीक है, और जो सिंगल बॉडी होगी इसके लिए कैसी होगी, जड़त्व भी है। ये दो ही हो सकते हैं अपने पास में। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर मैं परिभाषित करूं इन दोनों को, तो परिभाषा के हिसाब से तो दोनों अलग अलग है, परिभाषा के हिसाब से तो दोनों अलग अलग है भाई। एक ही बॉडी पे लग रहा है, एक वो डबल बॉडी के ऊपर है, तो परिभाषा के हिसाब से तो दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके अलावा किसी एक ही सेम जगह पर ये बात की जाए, कोई एक जगह ले ली मैंने, जैसे अभी आपकी बस मूव कर रही थी, मान लो अर्थ के ऊपर मूव कर रही है, तो वहां पर जो आपका मास होगा वो ग्रेविटेशनल और इनर्शियल दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। अगर किसी एक सेम प्लेस की अगर बात की जाए, किसी एक सेम जगह पर अगर ये घटना हो रही है जहां पे इनर्शियल और ग्रेविटेशनल अगर ये दोनों लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल भी लग रहा है और कैसा लग रहा है, ग्रेविटेशनल भी लग रहा है और कौन सा लग रहा है, इनर्शियल भी लग रहा है, अगर ये दोनों एक साथ लग रहे हैं तो सेम जगह पर जो मास आएगा आपके पास में वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये अर्थ है, इस पे ये गाड़ी चल रही है, इसमें बैठे हो आप, ठीक है, ये m और ये कैपिटल M, ठीक है। तो अब अगर मैं इस सेम पॉइंट पे अपना मास निकालूं ना, यहाँ से जड़त्वीय के हिसाब से तो m पर F बराबर m ही आएगा, लेकिन बेटा ये जो अर्थ है ये भी तो खींच रही है ना अपनी तरफ, ये कितने से खींच रही है, mg से खींचेगी, तो ये W बराबर कितना, F बराबर कितना हो जाएगा, mg। मतलब आपके पास में दो बल लग रहे हैं, एक तो आगे की तरफ ma और एक इधर की तरफ mg, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मास होगा ये जड़त्वीय है और ये जो मास आ रहा है ये मास किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है ना। तो ये मास और ये मास एक सेम पॉइंट पे तो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, किसी एक सेम पॉइंट पे तो क्या रहेंगे, ये बरकरार रहेंगे, बराबर बने रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी एक सेम पॉइंट के लिए तो अपने पास में क्या रहेंगे, ये बराबर रहेंगे, बरकरार रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर परिभाषित करेंगे तो दोनों अलग चीज़ है। परिभाषा के हिसाब से इनर्शियल अलग चीज़ है, जो कि इनर्शिया का जो लॉ था अपने पास में, ठीक है, जड़त्वीय जो नियम होता है, न्यूटन्स का फर्स्ट नियम ही कहलाता है। पहले लाइन में समझाया था ना, बाहरी बल जब तक नहीं लगेगा तो बॉडी क्या करेगी, गति करती रहेगी या रुकी रहेगी, ठीक है, वो इनर्शियल लॉ। तो वहाँ से जो अपने पास में द्रव्यमान निकल के आता है उसको इनर्शियल बोलते हैं, और जो ग्रेविटी की वजह से अपने पास में द्रव्यमान आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल बोला जाता है। परिभाषा के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन किसी एक सेम पॉइंट पे निकालोगे तो दोनों ही मास आपके पास में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों ही मास आपके पास में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये था पूरा आज का मैंने कार्यक्रम कि भाई ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, इनर्शियल मास क्या होता है, और मास क्या चीज़ है, वेट क्या चीज़ है, इस सारा सब कुछ मैंने आज आपको कवर कर दिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, वेट अपने को केजी में नहीं लेना है, न्यूटन में बोलना है, उसमें जो मास निकल के आएगा मास की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आज रिमेंबर रखना इस चीज़ को कि अपन ने स्टार्ट तो कर लिया, ध्यान रखना इनर्शियल ग्रेविटेशनल बोथ आर डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट, बट अगर एट द सेम पॉइंट दीज दोनों जो अपने पास में मासेस हैं, दोनों ही जो द्रव्यमान होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बता दिया। अब इसके ऊपर अपन एक आधी देखेंगे आगे की जो और प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के ऊपर ही, जो अपने पास में गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है उसके ऊपर अपने पास में एक इक्वेशन निकल के आती है, उसको अपन ड्राइव करेंगे, वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन उसको ड्राइव करेंगे। और बिसाइड दैट अपन कैप्लर्स के नियम के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब मैंने आपको बताया था कि जो कैप्लर्स का जो नियम होता है उसमें जो अपने पास में पिंड होते हैं वो इलिप्टिकल घूमते हैं। किस में होते हैं, इलिप्टिकल क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो जो इलिप्टिकल जो होंगे या फिर सर्कुलर होगा, ठीक है, वलय होगा, परावलय होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सेम ही इलिप्टिकल या फिर अपने पास में मतलब दीर्घ वृत्त में ही घूमेंगे, वृत्त भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उन इक्वेशंस के बारे में क्या करेंगे अपन, स्टडी करेंगे, और कैसे अपने को पता लगता है कि भाई इलिप्सी बनेगा, सर्किल बनेगा, कैसे बनेगा, उनके समीकरणों को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन ड्राइव करेंगे, और यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक से मिलते हैं। राधे राधे।